नमस्कार दोस्तों, मैं नितिश कन्नव आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्या? मैटर, पदार्थ। तो आज हम जानेंगे मैटर के बारे में, पदार्थ के बारे में। अच्छा, तो अगर मैं शुरुआत करूं मैटर क्या है, पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, तो मैं ये कह सकता हूं, अगर जो बुक की डेफिनेशन देखूं कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, है ना भाई। वो वस्तु जो जगह घेरे या उसका कोई द्रव्यमान हो वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। लेकिन इसको इजी मैं कैसे कर सकता हूं? देखो, सिंपल सीधी सी बात है। अगर मैं चंद्रमा पर चला जाऊं तो आप सबको पता है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी से 1/6 है। ठीक है, वो क्या है? 1/6 है। तो बेसिकली अगर चंद्रमा पर मेरा वजन कैलकुलेट होगा तो वो 1/6 आएगा पृथ्वी से। जैसे मान लो पृथ्वी पर 120 किलो है तो चंद्रमा पर कितना है? 20। ठीक है, तो लेकिन मैं जैसा दिखता हूं पृथ्वी पर, मैं वैसा ही चंद्रमा पर भी दिखूंगा। ये मेरा मास है, ये मेरा क्या है? मास है। ठीक, आई बात समझ में? तो मास क्या होता है? बेसिकली शेप साइज कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मैटर क्या है? मैटर वही चीज है, शेप साइज कलर, वही मैटर है एक तरीके से। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। वो वस्तु जो जगह घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसका कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, वो क्या कहलाएगा मेरे बच्चे? मैटर कहलाएगा। अब मैटर की अगर मैं बात करूं तो मैटर की दो विशेषताएं हमें पढ़नी है। अगर मैं मैटर की बात करता हूं, पदार्थ की बात करता हूं, तो इसकी दो विशेषताएं हमें पढ़नी है। कौन कौन सी? सबसे पहली है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशि, भौतिक विशेषता। और दूसरी है मेरे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि रासायनिक विशेषता, यानी कि रासायनिक विशेषता। ठीक, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसमें हम सबसे पहली चीज देखते हैं सॉलिड, यानी कि ठोस। दूसरा है लिक्विड, यानी कि तरल। तीसरा है गैस, जिसको हिंदी में भी गैस ही कहते हैं। और चौथा है प्लाज्मा। और पांचवा हो जाता है पोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा,
तो देखते हैं इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें। अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड की, किसकी बात करता हूँ? सॉलिड की, ठोस की। तो जो सॉलिड होता है मेरे बच्चे, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, है ना। ये एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी हाई। आंतरिक आणविक बल, आंतरिक आणविक बल बहुत अधिक होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? बहुत अधिक होगा। आंतरिक आणविक बल क्या होगा? बहुत अधिक होगा। ठीक है। और अगर मैं जगह की बात करूं, स्पेस की, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस। ठीक है। आंतरिक आणविक जगह बहुत कम होगी, बहुत कम होगी। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, ये याद रखेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, बहुत कम होगी। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड की। किसकी बात करते हैं? लिक्विड, तरल। तो अगर मैं तरल की बात करूं मेरे बच्चे, तो तरल में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो थोड़े से दूर दूर होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चे? थोड़े से दूर दूर होंगे, इस तरीके से। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन दी सॉलिड। ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आ जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस देन सॉलिड। ठीक। आंतरिक आणविक बल ठोस से कम होगा। ठोस से क्या होगा? कम होगा। ठोस से कम होगा। लेकिन अगर जगह की बात करूं, स्पेस की बात करूं, तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड, मोर देन सॉलिड। आंतरिक आणविक जगह ठोस से ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी। आंतरिक आणविक जगहें ठोस से क्या होंगी मेरे बच्चे? ज़्यादा होंगी। ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद बात कर लेते हैं गैस की। किसकी बात कर लेते हैं? गैस की बात कर लेते हैं। गैस की अगर मैं बात करूंगा, तो जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आंतरिक आणविक बल है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो बहुत कम हो जाएगा और जगहें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी लेस। आंतरिक आणविक बल
बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। आंतरिक आणविक बल बहुत कम होगा, ठीक है। आंतरिक आणविक बल क्या होगा, बहुत कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी लेस, ठीक है। और जगह जो होगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या जगह की अगर मैं बात करूं तो वो सबसे अधिक होगी, ठीक है। इज वेरी, इज, या ऐसे लिखते हैं इसको, इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। आंतरिक आणविक जगह ठोस एवं द्रव्य से ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है। आंतरिक आणविक जगहें ठोस और द्रव्य से ज़्यादा होती हैं। अब अगर मैं बात करूं, देखिए तो यहाँ पर एक चीज़ कॉमन नज़र आती है लिक्विड में और गैस में, कि जगह जो है वो तो ज़्यादा है, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो रेंडमली मूव कर सकते हैं, जो अणु हैं वो रेंडमली मूव कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आधार पर एक प्रक्रिया की बात की जाती है जिसको कहा जाता है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या कहा जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट। ये क्या होता है, ये ब्राउनियन गति, इसको हिंदी में कहेंगे ब्राउनियन गति। ये प्रक्रिया लिक्विड और गैस में ही देखने को मिलेगी, तरल और गैस में ही आपको देखने को मिलती है। किस में मिलती है, तरल में और गैस में आपको ये देखने को मिलती है, ठीक। आई बात समझ में। अब अगर मैं बात करूं कि ये होती क्या है, तो ये है रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं वो इधर उधर घूमने लग जाते हैं। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूं। लिक्विड की अगर मैं बात करता हूं तो लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर हैं, ठीक है। अब आप सब ने कभी ना कभी पानी के अंदर डिटॉल डाला होगा या फिनाइल डाला होगा, ठीक है। तो आपने देखा है ना डिटॉल कैसे घुलता है, ऐसे 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 घूमता है वो, है ना, जिग जैग होकर पानी में मिक्स होता है। क्यों, क्योंकि जब हमने डिटॉल डाला तो डिटॉल के पार्टिकल्स ने अपनी जगह बनाई। सपोज जो मैं अब वाइट कलर से मार्क कर रहा हूँ वो डिटॉल के पार्टिकल्स हैं, वो यहाँ गए, फिर 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 यहाँ गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ यहाँ यहाँ, जहाँ जहाँ उनको जगह जगह मिलेगी वो वहाँ वहाँ चले जाएंगे और पानी के अंदर पूरी तरह से मिक्सअप हो जाएंगे। तो ये होता है ब्राउनियन मूवमेंट। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल है डिटॉल इन वाटर। डिटॉल इन वाटर, पानी में डेटॉल, पानी में डेटॉल, ठीक है। और दूसरा है इंसेंस स्टिक इन वाटर, इंसेंस स्टिक इन एयर, यानी कि अगरबत्ती की खुशबू का वायु में फैलना। वो भी इसी तरीके से, मैं अगरबत्ती यहाँ जलाऊंगा, दूर कमरे के कोने तक खुशबू आएगी, ठीक है।
अगरबत्ती की खुशबू का वायु में फैलना, वायु में फैलना, अगरबत्ती की खुशबू का वायु में फैलना, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं, चौथा है प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा की अगर मैं बात करता हूं तो ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत अधिक तापमान पर मिलेगी। ठीक है, कहाँ मिलेगी? फाउंड एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ठीक है, फाउंड एट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यह बहुत अधिक तापमान पर पाई जाती है। यह बहुत अधिक तापमान पर पाई जाती है। ठीक है, यह बहुत अधिक तापमान पर पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जा रही है? बहुत अधिक तापमान पर ये पाई जा रही है। ठीक, उसके बाद देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर मिलेगी, पहले ये देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एट द सरफेस ऑफ स्टार। अब स्टार की मैं बात करूंगा तो सन इज ऑल्सो स्टार, तो सन में भी क्या मिलेगी? यही अवस्था मिलेगी एट द सरफेस ऑफ स्टार। कहाँ मिलेगी? स्टार की सतह पर मिलेगी। ठीक है, तारों की सतह पर। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जो तारों का रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो तारों का रंग जो होता है मेरे बच्चे, वो तापमान की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तापमान की वजह से होता है। ठीक, तापमान की वजह से होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कलर ऑफ स्टार। आया हुआ क्वेश्चन है ये। कलर ऑफ स्टार किसकी वजह से है? ड्यू टू इट्स टेम्परेचर। और कहाँ मिलेगी ये? ज्वालामुखी विस्फोट में। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो वहाँ से जो लावा बहता है वो क्या है? प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। आई बात समझ में? हाँ या ना? क्या है वो? प्लाज्मा है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हो जाता है कोर ऑफ अर्थ। हमारे पृथ्वी के कोर में भी आपको प्लाज्मा मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर? कोर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के कोर में, या सेंटर की बात कर लें। ठीक है, या मैं सीधा कह देता हूँ पृथ्वी के कोर में, पृथ्वी के कोर में आपको क्या मिलेगा? प्लाज्मा मिलेगा, धधकता हुआ प्लाज्मा, है ना। सरफेस ऑफ स्टार का अगर मैं सन की बात करूँ तो कितना तापमान है सरफेस पे सूर्य के? 6000 डिग्री सेल्सियस। और पृथ्वी के कोर में भी सेम ही तापमान है, 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर सूर्य के कोर की बात की जाए तो उसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। क्या है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्लाज्मा में चार्ज्ड पार्टिकल्स भी होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या होते हैं? चार्ज्ड पार्टिकल्स। कौन कौन से? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ये प्लाज्मा में होते हैं। पॉजिटिव वाले को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव वाले को बोलते हैं एनायन। ठीक है, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। ठीक, कैटायन और एनायन। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ, डेली लाइफ में आपको प्लाज्मा कहाँ देखने को मिलेगा? डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ तो डेली लाइफ में प्लाज्मा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए जल्दी से। तो चलिए मैं ही बताता हूँ, आपको नहीं पता तो ये आपको मिलेगा ट्यूबलाइट में। जो पहले वाली ट्यूबलाइट आती थी ना, जब वो फ्यूज़ हो जाती थी, जब वो फ्यूज़ हो जाती थी तो उसके कोनों पर प्लाज्मा जम जाता था, इसीलिए वो काली हो जाती थी। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करेंगे, पांचवी अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो ये एक ऐसी अवस्था है जो मैन मेड है। क्या है? मैन मेड है। मैन मेड, मनुष्य द्वारा निर्मित है, मनुष्य द्वारा निर्मित है। क्या है? मनुष्य द्वारा निर्मित है, मैन मेड अवस्था है ये। क्या है? मैन मेड अवस्था है, मनुष्य द्वारा निर्मित अवस्था है। ठीक, देखो हमारे एक भारत के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चंद्र बोस। क्या नाम था? चंद्र बोस। इन्होंने बोरोन पार्टिकल पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिससे इन्होंने बोरोन गैस के तापमान को, बोरोन को और ज़्यादा कम तापमान पर लेकर गए और वहाँ पर देखा गया कि बोरोन जो है वो एक अलग तरीके से कार्य कर रहा है और एक निम्न तापमान पर आने पर उसने अपनी अवस्था में परिवर्तन लाया और वहाँ से वो बना बोसोन पार्टिकल, जिसकी आजकल आर्टिकल के अंदर भी बहुत ज़्यादा चर्चा थी, जिसको गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो मैन मेड अवस्था है, मनुष्य द्वारा निर्मित अवस्था है। इसके अंदर बोरोन को निम्न तापमान पर हीट किया जाता है ताकि वो अपनी अवस्था में परिवर्तन लेकर आए। तो चंद्र बोस ने जब ये काम किया तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने उसको कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, तो इसलिए उन्होंने आइंस्टीन के साथ कोलैबोरेट कर कर इस अवस्था का नाम रखा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक विशेषताओं की। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक विशेषताएं। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक विशेषताएं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक विशेषताएं। इसके अंदर हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वो चीज़ें क्या हैं? वो है प्योर सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध तत्व। क्या बोलते हैं? शुद्ध तत्व। या फिर दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं अशुद्ध तत्व। क्या बोलते हैं? अशुद्ध तत्व। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो दो प्रकार का है,
एलिमेंट, इसमें हम पढ़ेंगे एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में, और दूसरा होता है कंपाउंड यानी कि यौगिक। कंपाउंड यानी कि यौगिक। एलिमेंट हमें 4 प्रकार के पढ़ने हैं। मेटल, जिसको हम बोलते हैं धातु, नॉन मेटल, जिसको हम बोलते हैं अधातु, और तीसरा है मेटलॉइड, जिसको हम बोलते हैं उपधातु, और चौथा होता है इनर्ट गैस, जिसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। ठीक। कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ये 2 प्रकार का है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि जैविक और अजैविक। यहाँ तक समझ में आया? जैविक और अजैविक। ठीक। ठीक है। तो एलिमेंट्स तो बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें हमें एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज़, मेटल्स किन को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से नॉन मेटल्स, क्यों नॉन मेटल्स को नॉन मेटल्स कहते हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, वो सब हमें पढ़ना है। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है। मैं आपको कंपाउंड्स के बारे में बताता हूँ। कंपाउंड्स मैंने आपको लिखवाए, यौगिक मैंने आपको लिखवाए 2 तरीके के। कौन कौन से? मैंने आपको यौगिक लिखवाए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि जैविक और अजैविक। ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या है? कार्बन इज प्रेजेंट। क्या है? कार्बन इज प्रेजेंट। कार्बन उपस्थित है। क्या है? कार्बन उपस्थित होता है, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक। जैसे कि अगर मैं बात करूं इथेनॉल, फॉर्मूला C2H5OH, कार्बन उपस्थित है। ठीक है। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। कार्बन उपस्थित नहीं है। कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। कार्बन उपस्थित नहीं है। कार्बन उपस्थित नहीं है। ठीक। एग्जाम्पल, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या हो जाता है? CaSO4.12H2O, है ना। इसमें कहीं पर भी कार्बन नहीं है। कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही इसके अंदर होता है। तो ये इनऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, और इनऑर्गेनिक कहेंगे जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद बात करेंगे आपका इम्प्योर सब्सटेंस की। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध तत्व। अशुद्ध
तत्व, इम्प्योर सब्सटेंस, इसमें आ जाता है मिक्सचर, मिश्रण। क्या आ जाता है? मिश्रण आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है। मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार का है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस, सजातीय और विजातीय। होमोजेनस कौन से होते हैं? विच आर कंप्लीटली soluble in water, which are completely soluble in water। और heterogeneous क्या होते हैं? which are not soluble in water, which are not soluble in water। ठीक है, which are not soluble in water। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? which are not soluble in water। ठीक है, which are not soluble in water। उसके बाद बात करेंगे, हिंदी में देख लेते हैं, सजातीय कौन से हैं? जो घुलनशील हों वो सजातीय हैं। विजातीय जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो। होमोजेनस मिक्सचर की कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात कर लेते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर जो होता है मेरे बच्चे, सजातीय मिश्रण क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है? सजातीय मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर क्या है? वो है मेरे बच्चे सबसे पहला सॉल्ट इन वाटर, जल में नमक। सॉल्ट इन वाटर, जल में नमक। जल में नमक, सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, तो सॉल्ट की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले सॉल्ट को ही उठा लेते हैं। नमक है ये, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाता है? आपसे पूछता है इसका रासायनिक सूत्र। क्या पूछता है? रासायनिक सूत्र NaCl। ठीक, इसके अंदर Na जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर माइनस चार्ज, तो Na हो गया कैटायन और Cl हो गया एनायन। आपसे पूछेगा इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम, वो क्या है? वो है सोडियम क्लोराइड। क्या है वो? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब आपसे पूछता है इसके साधारण नाम क्या होते हैं? साधारण नाम, कॉमन नेम
तो इसका पहला नाम है रॉक सॉल्ट, इसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, और मेरे बच्चे इसको आयोडाइज्ड सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक, यही इसके साधारण नाम होते हैं। यही क्या है, इसके साधारण नाम हैं। ठीक, उसके बाद इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर, पानी में शर्करा। अब हम शुगर उठा लेते हैं, अच्छा नहीं, हाँ, अब हम शुगर उठा लेते हैं। ठीक है, तो शुगर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम। कौन कौन सी होती है? नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे ग्लूकोज का। फॉर्मूला C6H12O6। ये पेशेंट्स को दी जाती है टू रिकवर देयर एनर्जी। जिन रोगियों के अंदर डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, लूज मोशन वगैरह लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, उनको ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद बात करेंगे फ्रक्टोज। ये फलों में जो मीठापन होता है वो है, फ्रूट्स में पाई जाती है, और सबसे मीठी शर्करा यही है, स्वीटेस्ट शुगर। सबसे मीठी शर्करा है, क्या है? सबसे मीठी शर्करा यही है। क्या है? सबसे मीठी शर्करा यही है। ठीक है, क्या है ये? स्वीटेस्ट शुगर है, सबसे मीठी शर्करा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सबसे मीठी शर्करा यही है। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा, अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H12O6, जो कि सेम क्या है? ग्लूकोज के बराबर है। उसके बाद बात करेंगे, तीसरा हो जाता है सुक्रोज। ये क्या है? C12H22O11। C12H22O11 ये सुक्रोज है। ये किस में मिलता है? ये शुगर केन में मिलता है, गन्ने में मिलता है। ठीक, चौथी शुगर हो जाती है लैक्टोज। फॉर्मूला सेम ही है, स्ट्रक्चर अलग होता है, फॉर्मूला सेम रहता है। इसको मिल्क शुगर कहा जाता है। मिल्क शुगर, क्या कहते हैं इसको? मिल्क शुगर। सुक्रोज, लैक्टोज,
अच्छा जी, बात करते हैं माल्टोस की। फॉर्मूला वही है सेम, C12H22O11। अंगूर में जो मीठापन होता है ग्रेप्स में, वो है माल्टोस। क्या है? माल्टोस। अब इसी माल्टोस से जो रात्रि को आप सोमरस पीते हैं, बियर पीते हैं, जिसको पीकर आपके तन मन और आत्मा को शांति मिलती है, वो कैसे बनता है? देखिए, ग्रेप्स का जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, क्या करते हैं? फर्मेंटेशन, किण्वन प्रक्रिया, तो क्या बनता है? बनता है मोलेसिस, शीरा। और बेटा, जब मोलेसिस का डिस्टिलेशन किया जाता है, आसवन प्रक्रिया की जाती है, तब आपको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है। अगर डायरेक्ट एल्कोहल दे दे, डिस्टिलेशन बीच वाली प्रक्रिया ना दे, तो फर्मेंटेशन पर आप टिक लगा देंगे कि अंगूर से एल्कोहल बनाने की विधि। आंसर हो जाएगा फर्मेंटेशन, क्योंकि पहले किण्वन प्रक्रिया करेंगे। लेकिन अगर कह दे कि मोलासिस से, शीरा से एल्कोहल बनाने की विधि, तो वो डिस्टिलेशन होती है। क्या होती है? डिस्टिलेशन होती है। उसके बाद बात करेंगे, ये थी शुगर इन वाटर। उसके बाद बात करेंगे, तीसरा है जो पूर्ण रूप से मिश्रित है, वही सेम एल्कोहल इन वाटर। पानी में एल्कोहल, पानी में एल्कोहल। एल्कोहल दो प्रकार का है, मैं आपको बता रहा हूँ। मिथाइल एल्कोहल, ये आप पी सकते हो, फॉर्मूला है CH3OH। क्यों पी सकते हो? क्योंकि ये जहरीला होता है, पॉइजनस। क्या है ये? जहरीला है। ठीक। उसके बाद है इथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, ये कंज्यूमेबल है। ठीक, आई बात समझ में? और ये नॉन पॉइजनस होता है, यही सबसे ज़्यादा पिया जाता है, यही सबसे ज़्यादा पिया जाता है। पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर की, यानी कि विजातीय मिश्रण। ये कौन से हैं? जो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते। तो सबसे पहला है सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर, पानी में रेत, पानी में रेत। आपसे पूछेगा सैंड का फॉर्मूला क्या होता है? सैंड का फॉर्मूला है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक, ये सैंड का फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? यहां से पूछेगा कि पानी में से रेत को अलग कैसे कर सकते हैं, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, अलग करने की विधि, अलग
करने की विधि, ठीक है, सबसे पहली है सेडिमेंटेशन, अवसादन प्रक्रिया। भाई पानी में रेत मिला दी, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, वो नीचे सेटल हो जाएगी, पानी को ऊपर से निकाल लेंगे। दूसरा है फिल्ट्रेशन, छानना, छान लेंगे जी, है ना, छान के भी तो कर सकते हैं, क्यों, छान तो सकते ही है ना, हाँ या ना, छान लेंगे फिर, ठीक है। तीसरा है इवेपोरेशन, भाई पानी को इवेपोरेट करा देंगे और पानी को दूसरे बीकर में इकट्ठा कर लेंगे, इवेपोरेट कराकर सैंड एक बीकर में रह जाएगी, यानी कि वाष्पीकरण। इस विधि से सैंड में से पानी को अलग किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं चॉक इन वाटर। सेकंड एग्जाम्पल है चॉक इन वाटर। चॉक के अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो वो हो जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन रहते हैं वो सेम ही रहते हैं, अलग करने की विधि जो रहती है वो वही 3 विधियां हैं। सबसे पहला फिल्ट्रेशन, छानना, दूसरा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, और तीसरा एक और लिख लो, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आस्वादन, है ना, बताया था मैंने, आस्वन प्रक्रिया, अभी बताया था, आस्वन प्रक्रिया, क्या बोलते हैं, आस्वन प्रक्रिया, ये इसके मेथड हो जाते हैं। तीसरा हेट्रोजेनस मिक्सचर है ऑयल इन वाटर, पानी में तेल। तो यहाँ पर आपके हेट्रोजेनस मिक्सचर भी होते हैं समाप्त, ठीक है। जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन देख लेते हैं। चलिए तो चलते हैं, एक बार पहली स्लाइड से आगे बढ़ेंगे। हमने क्या कहा था कि एनीथिंग, मैटर से स्टार्ट किया था, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, वो वस्तु जो जगह घेरे और उसका कोई द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका मैटर, वो कहलाता है पदार्थ। क्या कहलाता है, पदार्थ, ठीक।
एक बारी माइक चेक कर लेते हैं। अरे यार, मैटर की दो हमने विशेषताएं देखी थी, फिजिकल और केमिकल। उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। और बोस-आइंस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा। हमने इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्पेस को देखा। लिक्विड और गैस में हमने कंपैरिजन किया कि किसकी कितनी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं, और उसके आधार पर एक प्रक्रिया समझी जिसको ब्राउनियन मूवमेंट कहा जाता है, ब्राउनियन गति कहा जाता है। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा जो है वो वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर तारों का तापमान जहाँ पर बहुत अधिक तापमान रहता है। ठीक, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखें। उसके बाद जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है वो मैन मेड है, उसके बारे में बताया, बोसोन और वो सब। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर के बारे में देखा। प्योर में हमने कंपाउंड के बारे में पहले देखा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी कि जिसमें कार्बन है और जिसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, इम्प्योर में हमने सजातीय और विजातीय मिश्रण के बारे में पढ़ा। होमोजेनस कौन से हैं, जो क्या है, एक दूसरे में घुलनशील हैं, जैसे सॉल्ट इन वाटर, और उनके कुछ हमने एग्जाम्पल्स देखे, शुगर इन वाटर, फिर शुगर्स के बारे में देखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने अल्कोहल इन वाटर की बात की, फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमने सैंड इन वाटर और चॉक इन वाटर और ऑयल इन वाटर की बात की। तो आज की क्लास को यहीं पर, आशा करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।